दरवाजे पर एक दस्तक होती है। बिखरे बालों का एक जवान लड़का अपना भारी बैग पीठ पर टांग कर उनकी दहलीज पर खड़ा था। हेलो, मुझे किंग साइज रूम किराए पर चाहिए। क्या आप कमरे किराए पर देते हैं? ये सुन मनिका, प्रतीक, चेतन सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। एक्सक्यूज मी ऑल पीपल, आप सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? वो मेरा कॉलेज पास ही में है और इस एरिया में रहने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पूछ लूं। लेकिन हम लोग तो किराए पर घर देते ही नहीं है। ये सुनते ही शिखर उदास होकर उल्टे पाँव हो लिया। तभी मनिका चेतन की ओर घूरती है। रुको, नहीं नहीं, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता। हम लोग किराए पर देते नहीं, मगर एक कमरा है जो तुम जैसे अच्छे घर के बच्चों के लिए ही है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। तो क्या मैं देख सकता हूँ? पहले बताओ किराया कितना दोगे? अरे आंटी, किराया बड़ी बात नहीं है, बस गद्दा नरम होना चाहिए और होटल से नीचे की तो फील आनी ही नहीं चाहिए। कमरा ऐसा लाजवाब हो कि देखकर दिल से निकले वाओ। मनिका के मुंह में पानी आ चुका था और वो उसे अंदर लाती है और प्रतीक का कमरा दिखा देती है। पर मॉम, ये मेरा कमरा है। अरे तेरा है इसलिए तो दे रही हूँ। वैसे भी पुश्तैनी मकान कुछ तो कमा कर दे रहा है। तू थोड़े दिन उस बहू के कमरे में सो जाना, क्या दिक्कत है? दिमाग लगाओ प्रतीक थोड़ा। प्रतीक मनिका की बात मान लेता है और इस तरह शिखर कमरा फाइनल करता है और इस तरह प्रतीक और गुंजन का एक ही कमरा हो जाता है। गुंजन बाहर हो रहे शोर को दीवार की ओर से झांक कर देखती है तो शिखर की नजर उस पर पड़ती है। भीगे बालों में माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए वो भी टेढ़ी टुकुर टुकुर शिखर को देख रही थी। शिखर को गुंजन को देख अजीब लगता है और वो उसे घूर कर देखने लगता है। तभी गुंजन का पल्लू सीने से गिर गया था और शिखर अभी भी उसे देखे जा रहा था। ये चीज प्रतीक देख लेता है। ये लड़की, अंदर जाओ, चलो। माफ करना बेटा, हमारी पगली बहू है, नहीं है ना, तो पता नहीं किसके सामने आना चाहिए और किसके सामने नहीं। व्हाटएवर, मुझे कमरे से मतलब है आंटी, और ये रहा आपका एडवांस। शिखर 15,000 रुपए मनिका के सामने लाता है। पैसे देखकर सबके मुंह में लार आ रही थी। मनिका झपट कर पैसे ले लेती है। तो आज से ये कमरा मेरा, अब कॉलेज की चिंता नहीं। चिंता तो है ही ना बेटा, चिंता अभी खत्म थोड़ी हुई है। वो हम ये कमरा 1-2 महीने के लिए नहीं देते, तुमको 6 महीने का किराया एक साथ जमा करना होगा, एडवांस, और फिर ये कमरा तुम्हारा। अभी तो मेरे पास इतने ही हैं, पर मैं डैड से लेकर आपको कल दे जाऊंगा और मैं रहने भी महीने भर बाद ही आऊंगा आंटी जी। आप तो बस मेरा कमरा तैयार रखिएगा। मनिका मान जाती है और शिखर जाने लगता है। तभी उसकी नजर खिड़की में से पीछे आंगन की ओर जाती है जहाँ गुंजन मरे हुए तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। अजीब पागलों का परिवार है। एक ये लोग हैं जो स्टूडेंट देखा नहीं और बस लूट खसोट शुरू कर दी किराए के नाम पर, और एक ये है जो मुंह से बड़बड़ा तो रही है पर आवाज निकल ही नहीं रही। क्या पता शायद गूंगी हो बेचारी। और शिखर वहाँ से चला जाता है। गुंजन पलटती है तो वहाँ प्रतीक खड़ा था जो उसकी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ उसके गीले बालों में हाथ फेरता है, फिर गालों को सहलाता हुआ उसकी पलकें चूमता है। प्रतीक का स्पर्श पाकर गुंजन के मन में गूंज उठ चुकी थी। वो प्रतीक के आगोश में पिघल रही थी। तभी प्रतीक उसके चेहरे पर लगी टेढ़ी बिंदी सीधी करता है और मुस्कुराकर दोनों एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे कि तभी गुंजन के मुंह से जोरदार आह निकलती है। आह प्रतीक! प्रतीक गुंजन की कमर पर भयंकर चिकोटी भर रहा था। वह उसकी कमर को कस के भींच देता है। क्या बोला प्रतीक? अरे पति का नाम जुबान से नहीं लेते हैं देहातन, तू ऐसे नहीं मानेगी। और पल्लू क्यों गिरा रही थी आज तुम? मर्दों के सामने कमर दिखाने का शौक है? हाँ? नहीं नहीं प्रतीक जी, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। और प्रतीक उसे छोड़ देता है। तमाशा खत्म हुआ तो कमरे की बात सुन ले लड़की। कल तेरी मुंह दिखाई है और आज तेरा पग फेरा है, लेकिन पग फेरे के लिए तू जा तो रही है मगर खाली हाथ नहीं आएगी, पैसा लेकर आएगी। पर मैं अपने बाबा से कैसे पैसे मांग सकती हूँ माँ जी? यार मॉम, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं इसे कूट वूट दूंगा फालतू में। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है क्या तुम्हें कि तुम्हें हम सबकी जरूरतें पूरी करनी होंगी? यही तुम्हारा धर्म है। बहू दहेज ना बंद हुआ है ना कभी बंद होगा। बस बेटी के माँ बाप थोड़ा मॉडर्न बनकर उसे बेटी को दिए गए गिफ्ट्स का नाम दे देते हैं, तो वो गिफ्ट्स हमें भी तो चाहिए। और क्या माम, हमने कौन सी गधे की लात मारी है जो ये भाभी हमारे घर हाथ हिलाती आ गई? पर अगर ऐसा था ही तो आप उसी समय बाबा को क्यों नहीं बोले? शायद वो आपकी कुछ डिमांड्स पूरी कर सकते थे। मांगा नहीं तो देंगे नहीं क्या? वैसे भी तू जैसी मेरी औकात के आगे कुछ नहीं है, फिर भी तुझे यहाँ उठाकर लाए है ना, तो एहसान मान और चल तुझे तेरे मायके फेंकाऊं। फिर कल मुंह दिखाई में लोग तेरा मनहूस मूवी तो देखने आएंगे। गुंजन प्रतीक की ओर देखती है और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। उसे प्रतीक की पुरानी बात याद आती है। गुंजन,
तुम्हारे घर में तो कोई गम होगा ही नहीं ना। ये कैसा सवाल है प्रतीक? गम तो सबकी जिंदगी में होता है। गम सबकी जिंदगी में है, पर तुम सबके पास नहीं होगा ना। तुम देखो खुद को, कितना शांत चेहरा, कितना खिलखिलाता सा है ये। कोई देख ले तो दिन की थकान मिट जाए, कोई चूम ले तो दिन बन जाए। पूरे घर को रोशन ही कर दोगी तुम तो। गुंजन शर्मा जाती है। तभी प्रतीक की गाड़ी का झटके से ब्रेक लगता है और वो ख्यालों से बाहर आती है। कौन है आप? और जो मुझसे मिले थे फिर वो कौन थे? क्या सब छल है ये? पर मुझे छलकर मिलेगा ही क्या? मैं तो बस सच में आपको अपना तन मन दोनों सौंप दिया था। गुंजन की आंख से गिर रहे आंसू के मोती खिड़की से आ रही हवा में उड़ रहे थे। वह खिड़की पर हाथ टिकाए बाहर झांक रही थी और उसके आंसू हवा उड़ा ले जा रही थी। तभी उधर से गुजर रहे शिखर की नजर गुंजन पर पड़ती है और वो उसे हाय करता है। गुंजन ये देखकर चिढ़कर शीशा चढ़ा लेती है, पर हवा के झोंके से उसके आंसू की बूंद शिखर के चेहरे पर आ गिरती है। छी छी, यही नाटक बचा है बस मेरी जिंदगी में। पर आई एम हैप्पी, फाइनली मुझे कमरा मिल गया कॉलेज के पास में। ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, अब तो ऐश ही ऐश होगी। मुझे ये सब करके मजा थोड़ी ही आ रहा है गुंजन, लेकिन तुम भी तो हमारी मजबूरी समझो। पैसा नहीं आएगा तो खाएंगे क्या? सोचा था तुम लाओगी घर से, पर तुमने तो अपने पैसे की पेटी भी अपने बाप को दे दी। कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास गलती सुधारने का मौका है। जब लौटो तो वो सारे पैसे ले आना। पैसा तो कमाने से आता है ना, कभी वो कमाने की कोशिश ही नहीं करी आपने। प्रतीक का मेल ईगो गुंजन की बात पर हर्ट हो गया था और वो गाड़ी झटके से रोककर गुंजन को एक करारा चाटा जड़ देता है। ये कैंची के जैसे जुबान चलती है ना तुम्हारी, इसीलिए नफरत है मुझे तुमसे। जा, नहीं कमाता मैं, ऐसे ही नल्ला पड़ा रहूंगा। तुझे शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है तो निकल यहाँ से। और प्रतीक झटके से पहले गाड़ी शुरू करता है और फिर चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे धक्का मारकर बाहर धकेल देता है और चीख कर कहता है, घर खाली हाथ आई तो इस बार गाड़ियों से भरी सड़क पर फेंकूंगा। गुंजन अब टूट गई थी। आज दूसरा ही तो दिन था। कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है? उसके हाथ पर चोट थी। वो बेइंतहा बस रोई जा रही थी। ना सजना ना छोड़ मुझे, नहीं जाना परदेस रे, ले जा जिस अंगना तू सजना, मान लो अपना देश वे, मैं नहीं जाना खिड़िया देना, मैं नहीं जाना खिड़िया देना। गुंजन एकदम से उठती है और वो अपने आंसू पोंछती है और पैदल ही घर को निकल जाती है। बस बहुत हुआ, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। गुंजन अपने घर के बाहर पहुंचती है। उसकी पहले वाली सुंदर दुनिया ही उसे बचा सकती थी। तभी उसे अंदर से रानी और सुधीर की आवाज सुनाई देती है। जी, कल गुंजन से बात नहीं हुई, वो एक बार भी घर आने को नहीं बोली। मुझे तो फिक्र हो रही है। इतनी ही फिक्र थी तो शादी ही ना करवाती, रखे रखती उसे कांधज में मड़ाकर घर में। अभी शादी का हिसाब निपटा नहीं कि तेरी बेटी वाली कुड़कुड़ शुरू। अरे मेरी भी बेटी है वो, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ। वही तो दुख है ना जी। देख रानी, तू जानती है लगी बंधी कम तनख्वाह में बढ़ते परिवार को पालना अब मेरे बस की नहीं है। चलो, एक मेंबर तो अपने घर गया। वैसे भी जेब से निकला पैसा और घर से गई बेटी दोनों ही पराया होता है, और पराया धन जरूरी नहीं कि सही जगह जाता है। शायद वो चोर डाकू की जेब में जा रहा हो, पर अगर इतनी फिक्र करेंगे तो जिएंगे कैसे? अब तो बेटे को किस तरह सेटल करना है उस पर ध्यान दे बस। गई गुंजन, बस बात खत्म। स्वर्ग से घिरा सुधीर किसी हिंदी फिल्म के विलन लाला की तरह साउंड कर रहा था, जो अक्सर हीरो की मां के कंगन गिरवी रखकर उसे टॉर्चर करता था। ऐसे ही लग रहा था जैसे सुधीर ने अपनी आजादी के बदले अपनी ही बेटी की शादी के रिश्ते में गिरवी रख दिया था और अब कभी वे वहां से छुड़ाने का फैसला नहीं कर सकता था। गुंजन अनजान बनकर घर में घुसती है और दोनों उसका लाड चाव करते हैं। अरे बेटिया, ये चोट कैसी? सब ठीक तो है ना? अभी गिर गई थी गाड़ी से उतरते हुए। हाँ माँ, सब ठीक है। स्वर्ग से घर में हर दिन एक नया जन्म सा लगता है वहाँ तो। आप दोनों के मन में कुछ है, चेहरे पर कुछ, और बाहर तो सब ठीक ही लग रहा है ना माँ बाबा? अगर आप लंग ढोंग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं नहीं दिखाऊंगी मेरे जख्म। फिक्र मत करो बाबा, अब ये बोझ और बोझ सा नहीं बनेगा। हाँ, अगर थोड़ी बहुत मुझे बेटी मानने की गुंजाइश बचे तो कभी कभी सिर जरूर सहला देना।
गुंजन आंसू बहाती कि तभी रौनक उसे अपने कमरे में ले जाता है और अपनी सेविंग्स का बक्सा खोलता है। दीदी, राखी आ रही है ना, पता नहीं मैं तब यहाँ रहूंगा या नहीं, पर तुम ये राखी बंधाई रख लो, अभी इतना ही है, पर मैं और बचाकर फिर से दूंगा तुम्हें। डिब्बे में काफी पैसे थे, पर गुंजन बस एक छोटा सा नोट उठाकर रौनक का चेहरा सहलाती है। बचा कर रख बाबू इसे, पैसा सबसे बड़ी ताकत है। पैसा होगा तेरे पास तो कोई भी तुझे जूती के तले नहीं कुचलेगा, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा जैकपॉट तू ही है। मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, मुझे तुझसे कुछ थोड़ी चाहिए। और गुंजन और रौनक गले लगते हैं। गुंजन जान गई थी कि उसका गुजारा वहीं ससुराल में होगा, क्योंकि ये घर अब अपना सा ना रहा। गुंजन विदा होकर खाली हाथ लौटने लगती है, पर उसे रास्ते पर ससुराल वालों की डांट फटकार ताने याद आ रहे थे। अगर पैसे लेकर नहीं गई तो वो सच में मेरा जीना हराम कर देंगी, पर मैं क्या करूं ईश्वर, तू ही बता मालिक। कुछ देर बाद गुंजन ससुराल पहुंचती है तो सब इसकी ओर घूर कर देखते हैं, और गुंजन अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी उन्हें देती है। ये देख सब लोग खुश थे। देखा प्रतीक, मैंने कहा था ना कि कुछ तो लेकर ही आएगी। आओ सब 3 पत्ती खेलो, आज तो बाजी लगाने बाहर की जनता को भी बुला सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास। चंचल, ओ चंचल, आजा तो, देख भाभी माल लेकर आई है। और नालायक लोग ऐश करने लगते हैं, पर गुंजन पैसा लाई कहां से? आपको क्या लगता है? उस रात प्रतीक गुंजन के साथ एक ही बिस्तर पर था। वो गुंजन से खुश भी था तो उसे प्यार करने लगता है। गुंजन तो जैसे लाश बन गई थी। अब यही उसका फर्ज है, यही कर्म। पति ही सब कुछ था, और दोनों सो जाते हैं। गुंजन मुंह दिखाई के लिए तैयार होती है। उसने चंचल का दिया हार पहन लिया, बड़ी सुंदर लग रही थी। और फिर वो तैयार होकर हॉल में बैठी थी कि ढेर सारी औरतें मुंह दिखाई के लिए आ गई थीं। सबको गुंजन पसंद आ रही थी, पर पीछे खड़ी एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी, और पलक झपकते ही दरवाजे पर शिखर आ खड़ा होता है।